बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कुछ लोगों ने अपना सवाल रखा है, कुछ लोगों का सवाल बाकी होगा। आपको बीच में इसलिए रोक रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सवाल और ले लेंगे तो हमारे दिमाग से उतर जाएगा कि आपने सवाल पूछा क्या था। सबसे पहले तो बिहार जैसे जगह में, गया में इतने लोग बैठ के किसी राजनीतिक चर्चा और संभावना पर बात करने के लिए बैठे हैं, ये अपने आप में अजूबा घटना है। बिहार में जाति, वर्ग, समाज, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ बैठे और ये सवाल करें कि नेताजी से या जो इसका अगुवा है उससे आप सवाल कर रहे हैं कि बताओ जरा कि शिक्षा कैसे सुधारोगे। ये अभियान की सबसे पहली सफलता है कि कम से कम आपको इतना हिम्मत तो हुआ, इतनी आपकी जिज्ञासा तो हुई कि घर से निकलकर आप आए और ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम शिक्षा कैसे सुधारोगे। तुम कह रहे हो कि पलायन रोक दोगे, तो कैसे रोक दोगे, हमको समझाओ। तो हम आपके सवाल का जवाब देंगे। ये तो अच्छी बात है कि आप पूछ रहे हैं, लेकिन जितने आप सो कॉल्ड यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अपने आप को भारी इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, समझदार, अनुभवी लोग, मेरे भाई बिहार की दुर्दशा जो है और आप जैसे लोगों की जो उसमें भूमिका है, उसके विषय में ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने आज से सैकड़ों साल पहले बताया कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनेंगे तो इस बात की तैयारी रखिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार में ये जितने इंटेलेक्चुअल सवाल जवाब अनुभव लेकर आए हैं, आपको किसी प्रशांत किशोर का इंतजार क्यों हो रहा था? आपको किसने रोका था ये प्रयास करने के लिए? किसने रोका था? आपको अपने आप ने रोका था। आपको अपनी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा स्वार्थ है उसने रोका था। आपको अपने परिवार की चिंता ने रोका था। कैसे जाएंगे? किसी ने कहा कि प्रशांत जी आप पर भरोसा है इसलिए लोग इतने आए। प्रशांत जी पर भरोसा क्यों है? इसलिए नहीं कि हम 2 बरस से पैदल चल रहे। अरे अगर हम 2 बरस नहीं 10 बरस भी पैदल चले तो भी यहाँ का 10% आदमी भी यहाँ नहीं आता। हम जब पैदल चलते हैं, जब चलना शुरू किए थे तो लोग हंसता है, ये घूम रहे हैं पैदल, इनका घूमने से क्या होगा। फिर कोई बगल वाला बताता है भाई प्रशांत किशोर है, अच्छा यही आदमी है जो चुनाव जिताता है। तो फिर आदमी सोचता है अरे बाप रे, ये आदमी कितना भी चालाक हो और कुछ हो चाहे नहीं, इसको तो चुनाव राजनीति का समझ है। तो सोचता है अगर कर रहा है तो कुछ न कुछ सोचिए कि कर रहा होगा। कहता है चलो इसकी बात सुन लेते हैं, इधर गमछा डाल देते हैं, कहीं कुछ बना दिया बड़ा तो हम पीछे ना छूट जाएं। तो आप अपना पीठ मत थपथपाइए कि आप प्रशांत किशोर के परिश्रम से या इस अभियान के प्रयास से आप आए हैं। आप उस प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं जो 2 बरस से चल रहा है, लेकिन जिसके बारे में आप जानते हैं कि 10 बरस से ये आदमी सरकार बनाता बिगाड़ता है। अगर 10 बरस हमने वो काम नहीं किया होता तो यकीन जानिए इसमें से 10% लोग भी यहाँ आने वाले नहीं थे। कोई नहीं आता। ये बड़ी बड़ी बात कह के अपना दिल मत बहलाइए कि अचानक से आज आप समाज के प्रति चिंतित हो गए कि बिहार कैसे सुधरेगा। ना रे भाई, आप देख रहे हैं कि कुछ नया बन रहा है, पढ़े लिखे बनने की संभावना बन रही है, तो आप चाहते हैं कि आपकी भी उसमें भागीदारी हो। उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन दुनिया भर में प्रबुद्धों की ये प्रवृत्ति है। प्रबुद्ध लोग जो हैं वो हवा का रुख देखने समझने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं, वो पहले चलने वाले लोग नहीं हैं। आपका पहला सवाल था कि जन सुराज कैसे बनेगा। इसका जो नाम है जन सुराज का क्या मतलब? सुराज मतलब सुंदर राज।
लेकिन किसका सुंदर राज? आप कांग्रेस वालों से जाकर पूछिए तो कहेगा कि जो कांग्रेस ने राज किया वही सुंदर राज है। भाजपा वालों से जाकर पूछिए तो कहेगा कि कांग्रेस ने तो देश को लूट के बर्बाद कर दिया, जो मोदी जी चला रहे हैं यही सुंदर राज है। नीतीश कुमार से जाकर पूछिएगा तो कहेगा भाग की सबको कुछ बुझाता है, नहीं तो हम आए तो बिहार में कुछ हुआ, न तो बिहार में तो कुछ था ही नहीं। जिसकी भी सत्ता है वो अपने राज को ही सबसे सुंदर राज बताता है। तो जब हमने इसकी परिकल्पना पर काम करना शुरू किया तो देश भर में विशेषज्ञों से बात की कि भाई सुराज को परिभाषित कैसे किया जाए, किस चीज को सुराज कहा जाए। जिसको आज मोदी जी का शासन सुराज लग रहा है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी उसको सुराज नहीं मानती है। जिसको कांग्रेस का शासन सुराज लग रहा था, आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो राष्ट्रवाद के नाम पर उसको सुराज नहीं बताता है। तो सारे मंथन चिंतन के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, जो बात महात्मा गांधी ने बताई कि जब भी आप निर्णय लेते हैं, जब भी कोई आप सरकार में हैं, कोई नियम बनाते हैं और आप इसको जांचना चाहें कि सही है कि गलत, तो ये देखिए कि जो कर रहे हैं उससे समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति का कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तभी वो सुराज है। तो इसलिए इसका नाम सुराज से बदलकर हमने किया जन सुराज, जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर का नहीं, मोदी का नहीं, नीतीश का नहीं, लालू का नहीं। अब भाई साहब कहेंगे तो थियरी है, होगा कैसे? होगा ऐसे कि जब दल बने तो दल किसी प्रशांत किशोर व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ दल न हो, कोई जाति विशेष उस दल को न बनाए, कुछ परिवार के लोग, कुछ समूह के लोग दल न बनाए। दल बिहार का हर वो आदमी मिलकर बनाए जो चाहता है कि बिहार में एक बेहतर विकल्प की जरूरत है। इसीलिए 2 बरस में दल नहीं बना। लोगों को फर्क नहीं समझ में आता है। हम कह रहे हैं कि हमने दल नहीं बनाया है, तो कहता है दल तो बनबे न करेगा, उसमें फर्क है। हम दल बनाकर भी तो ये अभियान चला सकते थे, लेकिन तब वो मेरा दल होता जिसमें आप शामिल हो सकते थे और शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन जो 2 अक्टूबर को दल बन रहा है वो प्रशांत किशोर का दल नहीं है। प्रशांत किशोर उसमें एक मुख्य भूमिका में है, सूत्रधार हैं, इसके कुम्हार हैं। लेकिन दल को बना रहे हैं 1 करोड़ लोग बिहार के मिलके, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशांत किशोर इसको बनवाने में इनकी भूमिका है, इनको ज़्यादा लाभ न मिल जाए। हमने पहले दिन से कहा कि जब ये दल बनेगा तो इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं बनेंगे। जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे वही लोग मिलकर ये तय करेंगे कि इस दल का नेता कौन होगा, इसका संविधान कौन कैसा होगा, इसकी प्राथमिकता कैसे किस बात पर होगी, ये वो लोग तय करके करेंगे। अब नेता लोग पहले ये भी कर चुका है, कहता है कि चुनाव होगा, फिर सब लोग बैठता है, अब बैठ के कहता है कि सोनिया गांधी को ही ऑथराइज कर दिया गया, लालू जी को सब में मिलकर ऑथराइज कर दिया। तो संभव है कि जनसुराज में भी लोग यही कह दे। इसलिए हमने कहा कि भाई हम उम्मीदवार ना हैं ना हो सकते हैं। अगर तुमको चुनना है तो तुम्हारी मजबूरी है, आपस में ही चुनना पड़ेगा। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर लोगों ने कहा कि भैया अगर इसके बाद भी नेता बन जाएगा तो लोग तो यही कहेंगे तो चला तो प्रशांत किशोर रहे पीछे से, आगे ही लोग बना दिया है। तो आपकी भूमिका भी तय होनी चाहिए। तो हमारी भूमिका क्या है? 2 तारीख को जब दल बन जाए, दल के पदाधिकारी नेता का चुनाव हो जाए, दल का संविधान आपके सामने आ जाए, दल की प्राथमिकता आपके सामने रख दी जाए, तो प्रशांत किशोर वापस 2 अक्टूबर से जो काम 2 बरस से कर रहे हैं उसी काम को और मजबूती से करें
गांव-गांव में घूमकर पैदल चलकर जनता को जगाने समझाने का प्रयास जारी रखें। तो प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान में ही रहेंगे, दल में नहीं जाएंगे, और अभियान को लेकर घर घर पहुंचाने की जिसको सुनकर आप जुटे हैं, इसको और मजबूती दिया जाए, वही काम करते रहेंगे। ऐसे बन सकता है जनता का सुंदर राज। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है, आपने से जो लोग समझते हैं उम्मीदवार कौन बनेगा। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि पार्टी कौन बना रहा है, कोई बनाए, विधायक का टिकट किसको मिलेगा, इसी में आपका जीवन बीत रहा है। लोगों को वही बात समझ में आती है, इसका उम्मीदवार का चयन कैसे होगा। आपको लग रहा है प्रशांत किशोर करेंगे, कि जो नया नेता चुना जाएगा वो करेगा, कोई पैसे वाला करेगा। तो इसमें जो संविधान में बात लिखी जा रही है, अभी हमने पिछले मीटिंग में भी बताया, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाता है। कभी आपने सोचा कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार, राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ रहा है उसको उम्मीदवार कौन बनाता है? उसको तो कोई नेता नहीं कहता है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ेंगे। ये कैसे बनाया जाता है? ये कैसे तय होगा कि कमला हैरिस इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनेंगी? वो तय ऐसे होता है कि जिसको भी उम्मीदवार बनना है वो आदमी अपना नाम रिंग में डाल सकता है, पब्लिक के सामने रख सकता है कि भाई हम इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे, और 6 महीना साल भर तक पूरे अमेरिका में घूमकर आपको बताना है कि आप सबसे बेहतर उम्मीदवार कैसे हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए लोग या रिपब्लिकन पार्टी के से जुड़े हुए लोग अपने सारे उम्मीदवारों के उनके बैकग्राउंड को देखता है, उनके भाषण को सुनता है, उनके क्रेडेंशियल्स को चेक करता है, और फिर वोट देकर बताता है कि नहीं, इस बार कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार होंगी, इस बार डोनाल्ड ट्रंप होंगे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार। तो जन सुराज में भी यही व्यवस्था बनाया जा रहा है। उम्मीदवार का चयन प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, दल में जो नेता चुना जाएगा वो भी नहीं करेगा, किसी सर्वे के आधार पर नहीं किया जाएगा। जब पार्टी बन जाएगी तो 243 विधानसभा में हर विधानसभा से 5 से 7 सबसे काबिल लोगों का नाम संभावित उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाएगा। अब उन 5-7 लोगों पर जिम्मेवारी है कि वो क्षेत्र में घूमें, अपना प्लान बताएं, कितना बढ़िया वो काम कर सकते हैं ये आपको समझाएं, और फिर उस क्षेत्र में जुड़ा हुआ जन सुराज के जितने संस्थापक सदस्य हैं उनकी पंचायत बैठेगी, और उस 5 में से जिसको लोगों ने चुन लिया वही जन सुराज का उम्मीदवार हो गया। जिसको चुन लिया वही उम्मीदवार हो गया। आपके बाप दादा क्या करते हैं, आपके पास पैसा कितना है, आपकी जाति क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है। जिसको उस क्षेत्र की जनता ने चुना वही जन सुराज का उम्मीदवार है। ऐसे बनेगा जनता का सुंदर राज। अब आपने और सवाल किए, प्रशांत जी हम लोग जानते हैं आप चुनाव बड़ा लड़ाते हैं, लेकिन ये बिहार है, यहाँ तो जाति से कैसे निपटिएगा। कुछ लोग पूछेगा कि भैया यहाँ तो बाहुबल के बगैर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। पिछले 8-10 वर्षों में बिहार में पैसे का बोलबाला भी चुनाव में थोड़ा बढ़ा है। बहुत नहीं है क्योंकि बहुत गरीब राज्य है, लेकिन बिहार के नजरिए से थोड़ा पैसे का प्रभाव बढ़ा है। तो ये 3 यक्ष प्रश्न जो है, जो सामान्य आदमी को राजनीति में आने से रोकता है कि पैसा बहुत चाहिए, जाति चाहिए और बाहुबल चाहिए। इन तीनों सवालों को ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये कितनी इसमें सच्चाई है और कितना ये 1200 परिवारों का प्रोपेगेंडा है, ये आप में डर बैठाने के लिए कि कोई डर के मारे राजनीति में आए ही नहीं। तो सबसे पहले पैसा पर चलिए कि क्या आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप राजनीति में आकर सफल हो सकते हैं या नहीं। तो मेरे भाई,
पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है। अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी ही नहीं है तो कितना भी पेट्रोल आपके पास आ जाए, उस पेट्रोल के डब्बा पर बैठ के कहीं नहीं जा सकते हैं। तो सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी जो राजनीति करना चाहता है, अगर उसको जनता का समर्थन है तो समाज किसी न किसी तरीके से उसकी मदद करके उसको मदद आगे बढ़ने के लिए अवसर देता है। अब ये हमारे कहने पर आप मत जाइए, भाई तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अब आप देखिए, इससे पहले जिन लोगों को भी आपने नेता देखा, समझा, जाना, क्या वो पैसे वाले लोग थे, पैसे के बल पर बने कि जनता के सपोर्ट से बने? अब बिहार में आप लालू जी को देख लीजिए। ध्यान रखना है कि जब समाज ने उनको नेता बनाया तो वो कितने पैसे वाले थे, आप जरा देखिए। जब लालू जी को बिहार में नेता बनाया तो वो चपरासी के अपने भाई के घर में रहते थे, वो टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। जिस दिन बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को राजा बनाया, नीतीश कुमार भी किसी धन्ना सेठ के लड़के नहीं थे। आज से 30-40 बरस पहले जब कर्पूरी ठाकुर को इस देश राज्य ने नेता बनाया, कर्पूरी ठाकुर भी किसी जमींदार के लड़के नहीं थे। बगल में ममता बनर्जी हैं, उसके बगल में योगी आदित्यनाथ हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। जिस राज्य में भी जिसको भी आप नेता मानते हैं, ये ध्यान रखिए, जब उस आदमी को समाज ने नेता बनाया तब वो आदमी पैसे वाला नहीं था। नेता बनने के बाद चोरी करके पैसा वाला बन गया, वो अलग बात है। तो ये आपको क्या बताता है? आपको समाज का नेतृत्व करने के लिए पैसा वाला होना जरूरी नहीं है। हाँ, नेता बनने के बाद आपका मन है तो लूट के पैसा वाला हो जाइएगा। फिर आपको क्यों लगता है कि पैसा चाहिए? वो इसलिए कि एक बार जो नेता बन गया, जब वो चलता है तो 10, 20, 50 गाड़ियां चलती हैं, वो टिकट चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो आपको लगता है तो भैया इतना रुपया लगेगा ही लगेगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। बहुत नोट है तो वोट का गारंटी नहीं है। आप पढ़ते हैं कि भाजपा के पास बहुत पैसा है, भाजपा के पास बहुत पैसा है इसलिए चुनाव जीत रहा है। ना, भाजपा चुनाव जीत रहा है इसलिए उसके पास बहुत पैसा है। उल्टा है। अगर नहीं होता तब भाजपा के अकाउंट में तो 4000 करोड़ है, अंबानी जी के अकाउंट में 40,000 करोड़ होगा, लेकिन उनको 20 करोड़ लोग वोट नहीं दे सकता है। वोट है, नोट का जुगाड़ थोड़ा कम या ज्यादा हो जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है। दूसरा, आपको लगता है कि हमारी जाति नहीं है तो हम कैसे लड़ेंगे? बिहार में सबसे बड़ा प्रश्न है ये। जहां जाइए, पढ़ा से पढ़ा आदमी, समझदार व्यक्ति यही पूछता है, सब बात तो प्रशांत जी ठीक है, आपका हर बात मान लिए, जाति से कैसे निपटिएगा? हम आपको बताते हैं जाति से कैसे निपटेंगे। जन सुराज जाति से कैसे निपटेगा उसको छोड़ दीजिए। आप पहले देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि 90 के बाद यहां जातियों का बहुत बढ़ावा हो गया है। तो आप देखिए कि 90 के बाद जातियों का राजनीति पर कितना प्रभाव है। हम आपको 4 उदाहरण देंगे। 1989 में, 1984 से शुरू कीजिए। 1984 में इस देश में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। आपसे पूछेंगे कि भाई कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता बिहार में कैसे मिल गई? राजीव गांधी के जाति के बहुत लोग तो बिहार में नहीं रहते हैं। तो कोई समझदार व्यक्ति खड़ा होकर कहेगा कि वो वोट भैया जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उसके बाद जो सहानुभूति की लहर चली, उसमें सब जात पात लोग भूलकर कांग्रेस को वोट दे दिया।
कर्पूरी ठाकुर जैसे बड़े लीडर चुनाव हार गए। आप इस बात को कागज पर लिख लीजिए कि 84 में एक बड़े नेता की मृत्यु हुई, एक बड़ी घटना हुई, और उस घटना से की सहानुभूति से उपजी हुई लहर से समाज में जाति पाति टूट गया। फिर पूछेंगे 1989 में क्या हुआ? जनता दल ने पूरे बिहार झारखंड को स्वीप किया, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। जनता दल को कैसे वोट मिल गया? बीपी सिंह के जाति के तो 3% लोग रहते हैं बिहार में। तो आप में से लोग बताएंगे कि भैया जात का बात कहां है? उस समय तो बोफोर्स इतना बड़ा मुद्दा हो गया, पूरा देश में भ्रष्टाचार के नाम पर, बोफोर्स के नाम पर नारा हुआ, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लोगों ने जाकर कांग्रेस राजीव गांधी को हटाने के लिए, बीपी सिंह को जिताने के लिए वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ? लालू नीतीश जातीय समीकरण सब धरा का धरा रह गया। भाजपा वाला 30, 32, 35 सीट जीतकर चला गया। तो आप लोग बताएंगे कि भाजपा का यहां ताकत थोड़े ना है। वो तो 14 में जो मोदी जी का लहर चला, उसमें भैया युवा बुजुर्ग सब आदमी जाकर मोदी को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ? 40 में 39 सांसद एनडीए का जीत गया। आप बताएंगे कि भैया बहुत कांटे का मुकाबला था। जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद जो आग लगी कि भैया घर घर से आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। ये 4 आपको मैंने घटना बताई जो पीछे हुआ है, आगे होगा छोड़ दीजिए। पीछे जो हुआ है 84 एक घटना है और उससे बनी हुई सहानुभूति की लहर। 89 एक विषय है भ्रष्टाचार बोफोर्स, उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 विचारधारा राष्ट्रवाद राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके नाम पर बनी हुई लहर। ये आपको क्या बताता है कि अगर समाज में अगर कभी कोई व्यक्ति, कोई विषय, कोई घटना, कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को, समाज के विश्वास को जीत ले, तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, ये आपको प्रमाण दे रहे हैं। आगे करे आप। और फिर आपको काहे लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? हम बता रहे हैं क्यों लगता है। क्योंकि हमने 4 इलेक्शन का उदाहरण दिया, बीच में 5 गो और हुआ, उसमें ऐसा कोई बात नहीं हुआ। तो जब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई अलग दिखने वाली विचारधारा प्रयास नहीं है, तो समाज भी कहता है कि दोनों जो लड़ रहा है तो एक के जैसा है, तो चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं। जब कुछ नहीं है तो अपने जाते को पकड़ लेते हैं। अब कुछ आदमी इसमें ऐसा है जो मानेगा नहीं, कहेगा भाई तो लोकसभा का आप उदाहरण दिए हैं, विधानसभा में जात ज्यादा चलता है, तब आपको एगो विधानसभा का उदाहरण दे देते हैं। 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा एक साथ लड़े और इस बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा 206 सीट जीतकर वो लोग आए। सामने उनका मुकाबला था लालू जी, कांग्रेस और रामविलास पासवान जी, तीनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। तब मोदी भी नहीं थे, तब अमित शाह नहीं थे, भाजपा की इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने उस एनडीए को 206 सीट जिताया था। 2020 में फिर मुकाबला हुआ, एक बार फिर भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ, और सामने से लालू जी और उनका लड़का रामविलास जी तो रहे नहीं, और कमजोर कांग्रेस, मतलब उनका जिनसे मुकाबला था उसकी ताकत कम हुई। फिर भी 2020 में 2006 छोड़िए 125 आने में दम निकल गया। तो एनडीए को जिन जातियों ने वोट दिया था 2010 में, वो सब लोग बिहार छोड़कर चला गया? नहीं, वो 206 सीट इसलिए आया था कि समाज के हर वर्ग को ये लगा था
कि 2005 से 2009 के बीच लोग कहता है नीतीश जी का जो पहला टर्म था उसमें काम हुआ था, तो काम भी था और जाति का समीकरण भी था, तो 206 सीट मिला। आज 2020 में जब काम नहीं दिखा, कोरोना में लोगों को दिखा कि तो कुछ नहीं बनाया किया है, तो कितनों मोदी जी ताकत लगा लिए, कितनों अमित शाह ने प्रबंधन कर लिया, कितना भी गणित बैठा लिए, 125 सीट नहीं आई। सिर्फ जाति जो है, जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम ये नहीं कह रहे कि जाति का कोई महत्व नहीं है, जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है, जाति भी एक फैक्टर है। वोट देते समय 20 विषय है, उसमें जाति भी एक विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर आपको राजनीति के जरिए समाज की अगुवाई करनी है तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि जाति नहीं रहेगा, धन बल बाहुबल नहीं रहेगा, सब अच्छा हो जाएगा तब हम राजनीति में आएंगे। तो मेरे भाई, ना सब अच्छा होगा ना आप राजनीति में आइएगा। और एक बार को मान लीजिए सब अच्छा हो जाए तो फिर आपके आने की जरूरत क्या है? जो अच्छा करेगा उसी को रहना चाहिए, जो अच्छा रहेगा, जो जब कर देगा तो फिर आपका जरूरत क्या है आने का? रे भाई, बिल्कुल ये आपके मन में डर बैठाया गया है। नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 2% से कम। लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 15% से कम। तो अगर 2% की आबादी वाला आदमी कोई व्यवस्था गठजोड़ बना सकता है तो आपको किसने रोका है? एक और आंकड़ा देते हैं, आपका आंख खुल जाएगा। देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री इंक्लूडेड, कोई ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है जिसके जाति की संख्या सबसे ज्यादा हो उस राज्य में। आप केरल से शुरू कीजिए, तमिलनाडु आइए, आंध्र प्रदेश आइए, तेलंगाना आइए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उस राज्य की सबसे ज्यादा आबादी वाले जाति के लोग मुख्यमंत्री हैं। बगल में ममता बनर्जी हैं, उनके जाति के कितने लोग हैं बंगाल में? आदित्यनाथ जी हैं, उनके जाति के कितने लोग हैं यूपी में? चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश में, उनके जाति के कितने लोग हैं आंध्र प्रदेश में? रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना में, उनके जाति के कितने लोग हैं आंध्र प्रदेश में? किसी की जाति की संख्या उनके राज्य में 10% भी नहीं है। तो ये भ्रम मत पालिए कि हमारा जाति का संख्या रहेगा 20% तो हम जीत जाएंगे। मोदी जी के जाति का कितना आदमी रहता है देश में? मनमोहन सिंह के जाति के कितना आदमी रहते थे देश में? आप किसी भी प्रधानमंत्री का कास्ट उठाकर देख लीजिए, इतना आसान नहीं है। और इससे भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप मुखिया पंचायत का चुनाव देख लीजिए। इस बार जो चुनाव हुआ उसमें 80% सिटिंग मुखिया चुनाव हार गए और 90% वार्ड सदस्य चुनाव हारे। तो क्या उनके गांव पंचायत से उनके जात वाले लोग छोड़कर भाग गए? अरे भाई, लोग इतना बेवकूफ नहीं है, लोग इतना बेवकूफ नहीं है। अगर जाति है तो जैसे समाज में दूसरी समस्या है वैसे जाति की भी समस्या को देखकर आपको निपटना पड़ेगा। अब किसी ने कहा कि शिक्षा कैसे सुधारिएगा, पलायन कैसे रोकिएगा, आप पर कैसे भरोसा कर ले? तो भाई, हम पर भरोसा बिल्कुल मत करो, अपने दिमाग जरा लगा कर देखो। आप एक दवा खा रहे हैं जिस पर लिखा है एक्सपायर्ड इन 2024, वो दवा एक्सपायर है, आपको मालूम है, खाएंगे तो मरबे करेंगे। एक दवा नया आया है जो अभी ट्रायल वाला है, ठीक लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। डॉक्टर कहा देखिए भाई नया दवा आया है, ट्राई अगर आप कहिएगा, सहमति कहिएगा तो आपको देंगे, कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो आप क्या कहिएगा, एक्सपायरी वाला खाइएगा कि जिसमें थोड़ा रिस्क है लेकिन सुधार का भी संभावना है वो कीजिएगा? तो यहाँ जो तीनों दल है वो एक्सपायर्ड दवा है, आप जानते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है।
और जो आप जनसुराज बना रहे हैं इससे अच्छा हो भी सकता है और संभव है कि अच्छा न भी हो, कोई गारंटी नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम 50% तो संभावना है कि कुछ अच्छा हो सकता है। तो तय आप कर लीजिए कि जो चीज पहले से खटा पिटा मरा हुआ है उसको लेकर ढोना है कि नया लड़का जो जन्म लिया है उसको लेकर चलना है। अब भाई साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि पीछे के अनुभवों से सीखिए। यहां तो बड़े बड़े आंदोलन हुए, उससे तो लाभे नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर जनसुराज से कैसे हो जाएगा? और ये सवाल जायज है। बिहार के लोगों को लगता है कि जेपी के आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा तो प्रशांत किशोर जनसुराज से कैसे सुधर जाएगा? तो मेरे भाई, मेरी व्यक्तिगत तौर पर, अब मैं हर सभा में कहता हूं, आंदोलनों में प्रशांत किशोर का कोई यकीन नहीं है। जनसुराज आंदोलन नहीं है। हमने 2 वर्ष में कोई धरना प्रदर्शन, गांधी मैदान में रैली, चक्का जाम, घेरो, पुतला फूको, कुछ नहीं किया है। ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन जो है उसको अगर आपको समझना है तो ठीक से पढ़िए। आंदोलनों से बिहार नहीं, देश नहीं, मानव सभ्यता के इतिहास में, पूरे दुनिया में फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो किसी भी आंदोलन से मानव सभ्यता के सृजन का कोई काम नहीं हुआ है। आंदोलन वो तेज हथियार है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, बड़े बड़े सल्तनत को उखाड़ सकते हैं, लेकिन नया समाज का सृजन नहीं कर सकते हैं। आपके पास बहुत तेज हथियार हो तो बड़े से बड़े वृक्ष को काट दीजिएगा, लेकिन कितना भी तेज हथियार हो उससे पौधे को वृक्ष नहीं बनाया जा सकता है। जो जेपी का आंदोलन था, इसको समझिए, जो जेपी का आंदोलन था, उस आंदोलन की ताकत इतनी थी कि उस समय की सत्ता में बैठी इंदिरा गांधी को उस आंदोलन ने उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन जेपी के आंदोलन में बिहार के समाज के सृजन की बात नहीं कही गई थी। जो लोग जेपी के आंदोलन में रहे वो भी हमको समझाइए, कहीं जेपी ने बिहार के सुधार के लिए, नए समाज के गठन के लिए कोई प्लान नहीं बनाया था, इसीलिए वो काम नहीं हुआ। कुछ लोग ही कहता है कि जेपी के आंदोलन से जो निकला वही तो देश बिहार को बर्बाद किया। ये भी आपका पूरी गलती है आपकी। जेपी का आंदोलन हुआ 1975, 76, 77 के दौर में। लालू जी पहले बार मुख्यमंत्री बने 1990 में, मतलब करीब करीब 13-14 साल के बाद, जेपी के मरने के 12-13 साल के बाद लालू जी मुख्यमंत्री बने। तो यहां बैठा हुआ कौन आदमी ये दावा कर सकता है कि अगर जेपी जिंदा होते तो लालू जी को ही मुख्यमंत्री बनाते? कैसे आप कह सकते हैं? ये तो ऐसे हुआ कि गांधी जी के प्रयास से देश आजाद हुआ और आज कांग्रेस का आदमी चोरी कर रहा था, आप गांधी जी को गाली देने लगेंगे। भाई, जेपी ने जिस काम के लिए आंदोलन किया उसका लाभ आपको मिला, लेकिन आंदोलन से समाज का सृजन हो ही नहीं सकता है। इसलिए बिहार के समाज का कोई ऐसा प्रयास बिहार में हुआ नहीं है। आप इसकी तुलना कीजिए द्रविड़ियन आंदोलन से। 40 बरस लंबा चलने वाला अभियान जो पेरियार ने, अन्ना दुरई ने तमिलनाडु में चलाया। 1950-60 के दशक में तमिलनाडु और बिहार बराबर का राज्य था। सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर दोनों राज्य बराबर थे। आज तमिलनाडु बिहार से करीब करीब 7 गुना आगे है। उसमें बहुत बड़ा योगदान द्रविड़ियन आंदोलन का, अभियान का है, लेकिन वो अभियान 40 बरस चलाया गया। उस अभियान के मूल में बच्चियों की शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया गया। तमिलनाडु में सबसे पहले, आप सुनते हैं केरल की नर्सेज बहुत हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि देश में अगर 100 नर्सिंग कॉलेज है तो उसमें 2/3 नर्सिंग कॉलेज सिर्फ तमिलनाडु में है। उन्होंने अपने बच्चियों को पढ़ाने पर ध्यान दिया। हम लोगों ने सिर्फ सामाजिक न्याय और समाजवाद के नारे पर ध्यान दिया, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे।
तो अगर सुधार करना है तो जो जन सुराज का मंत्र है, 3 चीजें तो निश्चित तौर पर करनी होगी। पहला कि जो 15 साल से कम उम्र का बच्चा है उसकी शिक्षा इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि वो बड़े होकर सरकार और व्यवस्था पर बोझ न बने। हम यही सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, आप में से बहुत लोग यहां सरकारी विद्यालय से पढ़ा होगा। आप पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़े हो गए तो आप सरकार के पेंशन के पर बोझ नहीं हैं, आप इंदिरा आवास योजना के दावेदार नहीं हैं, आप सब्सिडी नहीं खोज रहे हैं, आप अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि आप अपने पैर पर खड़े हो गए। तो पहला मंत्र ये है कि कम से कम सत्ता, सरकार और व्यवस्था पर जो बड़े संख्या में लोग बोझ बने हुए हैं उसमें और लोगों का इजाफा न हो। इसके लिए जरूरी है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए। दूसरा, 15 साल से 60 साल के जो लोग हैं, अब अगर उसको शिक्षा सुधर भी जाए तो वापस जाके तो पढ़ नहीं सकता है, उसका जीवन कैसे सुधरेगा? उसका जीवन सुधरेगा अगर उसको रोजी रोजगार का व्यवस्था हो जाए। और रोजी रोजगार की व्यवस्था में सबसे बड़ा बाधा है पूंजी की व्यवस्था। वो लड़का जाकर बॉम्बे के सैलून में बाल काट रहा है, दिल्ली में जाकर घर बना रहा है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि यहां आकर गया में सैलून खोल ले। तो जन सुराज की दूसरी जो सोच है कि 15 से 60 साल के उम्र के युवाओं को सरकारी गारंटी पर सस्ते सुलभ ऋण उपलब्ध कराए जाए ताकि लोग घर घर में रोजी रोजगार कर सके। और इसी में छुपा हुआ है जो लड़का पीछे खड़ा होकर कह रहा था, भैया देश में सबसे बड़ा समस्या है प्रश्न लीक का। नहीं है सबसे बड़ी समस्या। हमको लड़का सवाल कहता, भैया काहे नहीं बोलते हैं? काहे बोले? आपको इतनी भी नहीं समझ है। प्रश्न लीक होना बहुत खराब बात है, बहुत बड़ा युवाओं के साथ अन्याय है। लेकिन अगर प्रश्न लीक न भी हो, सब परीक्षा वैकेंसी ठीक से भी पास हो जाए, तो क्या उससे युवाओं को, बिहार के लोगों का भला होगा? आप इसको जांचिए। 78 साल में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अगर सबकी संख्या जोड़िएगा तो उसकी संख्या बिहार में है 23 लाख। 13 करोड़ आबादी वाले राज्य में 23 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। प्रतिशत हुआ 1.97, मतलब 2% लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं। 98% को न सरकारी नौकरी है न कभी आगे हो सकती है। और पूरे समाज को इसी में लड़ा रहा है कि सरकारी नौकरी तुमको दे देंगे। कोई कह रहा है 5 लाख दे देंगे, कोई कह रहा है 10 लाख देंगे, कोई कह रहा है 20% रिजर्वेशन करेंगे, कोई कह रहा है 60% करेंगे। अरे भाई तुम 2% जिसको देना है दे दो। तब भी तो 98% आदमी ऐसे ही रह गया बाहर। दुनिया में जितने देशों ने विकास किया है, आप जापान का नाम सुनते हैं, अमेरिका का नाम सुनते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो बड़े प्रोग्रेसिव देश हैं, वहां पर लोग मुसल्लापुर घाट में बैठ के रेलवे का परीक्षा दे के बढ़ा है। वो कंपटीशन का टीटी का परीक्षा दे के बैंक में पीओ बनकर आगे बढ़ा है। नहीं, उन देशों में सरकारों ने, समाज ने ये व्यवस्था की कि बच्चे अच्छा पढ़ें और पढ़ लिख कर अपनी क्षमता के हिसाब से रोजी रोजगार, स्वरोजगार कर सकें। इसके लिए समाज की ओर से सही पॉलिसी हो, सरकार की ओर से आपको पूंजी हो। जब तक यहाँ घर घर लोगों के यहाँ उद्योग नहीं लगेगा, घर घर काम काज नहीं होगा, तब तक यहाँ से गरीबी खत्म नहीं होगा। और तीसरी जो बात हम लोग कह रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र के आदमी को ना आप पढ़ा सकते हैं, ना उसको आप काम करा सकते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र का सब आदमी तो झुक के ऐसे हो गया है, जीवन भर इतना उसको भूखमरी, माल न्यूट्रिशन है। आप लोग को दावा कर रहा हूं, जाकर देख लीजिएगा। 60 साल से ज्यादा उम्र की किसी भी ग्रामीण महिला को देखिए, यहाँ बहुत लोग डॉक्टर लोग बैठे हुए,
शायद ही कोई महिला होगी जो सीधी खड़ी है, क्योंकि यहां खून की कमी इतनी है लोगों के शरीर में कि 50-55 आते आते कैल्शियम का इतना कमी है कि आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो झुक के ऐसे हो जाता है। उसकी इतनी दुर्दशा है कि इस महंगाई के जमाने में उसको 400 रुपया मिलता है अपना जीवन चलाने के लिए। आप जरा अंदाजा लगाइए, 400 रुपया में आदमी उसको रहना भी है, खाना भी है, दवा दारू भी करना है, कपड़ा भी खरीदना है, वो जीवन कैसे चल रहा है। तो अगर उसको बेहतर जीवन देना है तो कम से कम 2000 रुपया उसको महीना मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो बिहार का बजट हम लोगों ने देखा कि भाई ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। बिहार का बजट है 2,46,000 करोड़ रुपया इस साल का, और 60 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को अगर 2000 रुपया महीना देना है तो कुल जमा खर्चा है 12,000 करोड़ रुपया। मतलब 5% पैसा भी अगर आप लगा दीजिएगा तो पूरा जो बुजुर्ग समाज है कम से कम वो इज्जत की जिंदगी जीने लगेगा। दो बात और हम लोग बता रहे हैं कि यहां पर जो खेती है, जो खेती किसानी से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी दशा कैसे सुधरेगी। तो हम लोग बता रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि बिहार में जो खेती है ये कमाने का जरिया नहीं है, ये खाने का जरिया है। आप गांव देहात में सुनते होंगे, लोग कहता है कि हम भैया कटनी करने आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। हम भैया इस बार रोपनी में आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए कोयम्बटूर जाएंगे। ये आप जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट को सुनिए। वो रोपनी करने आया है लेकिन कमाने के लिए लुधियाना जाएगा। रोपनी क्यों करने आया है? क्योंकि इतना अनाज घर में पैदा हो जाए कि उसका बाल बच्चा खाए बगैर न मरे। तो बिहार में करीब करीब 90% खेती जो है वो विशुद्ध तौर पर खाने के लिए की जा रही है। तो जन स्वराज की परिकल्पना है कि ये खाने वाली खेती को कमाने वाला खेती बनाया जाए, नगदी फसल की ओर लोगों को ले जाया जाए। ये होगा कैसे? तो उसमें एक सबसे बड़ा जो बाधा है वो है मजदूर का। अगर आप धान बोते हैं तो 2-4 गो मजदूर से काम हो जाएगा, लेकिन अगर सब्जी की खेती कीजिएगा तो उसमें 10 गो मजदूर लगेगा। मेहनत उतना ही है, लोग ज्यादा चाहिए। अब जो किसान है, गरीब आदमी है, वो सोचता है कि 10 गो मजदूर लगाकर गोभी उगाएं, अब फिर पैसे नहीं मिलेगा तो हम तो बिकिए जाएंगे। तो जन स्वराज में हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप खाने वाली खेती छोड़कर नकदी की खेती करने लगिएगा तो मजदूरी का आपको सीधे मनरेगा के जरिए जोड़कर मुफ्त में आपको दे दिया जाएगा मजदूर। इसका फायदा देखिए, मनरेगा में अगर 10,000 करोड़ रुपया आया तो 4,000 रुपया यहां का आदमी उसको लूट ले गया, कमीशन काट लिया। जो 60% खर्च हुआ उसमें भी चोरी। अगर आप उसी पैसे के मजदूर को किसी किसान को दे दीजिएगा तो किसान तो उससे दबा के काम कराएगा ही कराएगा। सरकार को कोई अलग से पैसे की जरूरत नहीं है। जो पैसा मनरेगा में आ रहा है, झूठ मूठ का मट्टी कटा रहा है, पेड़ लगा रहा है, अगर उसी मजदूर को किसान को दे दिया जाए इस शर्त के साथ कि भाई तुम धान छोड़कर सब्जी उगाओगे, मसाला उगाओगे, तो तुम्हारा जो खेत में मजदूर लगेगा उसको मनरेगा से दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग नकदी फसलों की खेती में की ओर जा सकते हैं। और अंतिम जो यहाँ एक और बात हम लोग कह रहे हैं, गुजरात के मॉडल को अगर आप ध्यान से देखिएगा, गुजरात में घर घर समृद्धि कब आई? जब प्रोफेसर कुरियन ने व्हाइट रेवोल्यूशन वहां किया। ये जो अमूल का नाम आप सुनते हैं, ये 1970 के जमाने में प्रोफेसर कुरियन के नेतृत्व में वहां घर घर से 20 लीटर 25 लीटर दूध निकालने का डेयरी का प्रयोजन किया गया। वहां से वहां सुविधा आई और ज्यादातर ये दूध उत्पादक
पुरुष नहीं है, सब महिला है। तो जन सुराज में हम लोग ये कह रहे हैं कि जितनी महिलाएं हैं जो भी इस तरह का काम करना चाहती हैं, डेयरी का, पोल्ट्री का, मछली पालन का, उनको सरकारी गारंटी पर 4% के ब्याज पर लोन अगर दे दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग दूध, अंडा, मछली का उत्पादन करने लगेंगे। तो ये 5 प्रयास मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले 2-3 साल अगर ये 5 काम खाली कर दिया जाए, बाकी चीज हम आपको विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, उसको पढ़िएगा लंबा चौड़ा बात, लेकिन बोलचाल की भाषा में समझ में आने वाला ये 5 चीज भी हो जाए तो बिहार के इकोनॉमी में आपको आमूल चूल परिवर्तन आएगा। अब एक अंतिम बात कहकर हम खत्म करेंगे। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, पलायन कैसे रोकिएगा? क्या आपके पास ऐसा मंत्र है कि पलायन रुक जाएगा? हम आपको अभी 5 मिनट में समझाएंगे और हर आदमी मानेगा कि पलायन कैसे रुकेगा। पलायन को अगर रोकना है तो आपको समझना है कि पलायन का कैरेक्टर क्या है। आप मजदूरों का बाहर जाना उसको पलायन मानते हैं कि इतने लोग बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2 और बड़ा पलायन है जो दिखता नहीं है, वो है पूंजी का पलायन और बुद्धि का पलायन। जो समाज में पढ़ा लिखा होशियार लोग है वो बिहार छोड़कर बाहर जाकर नौकरी, मजदूरी, रोजगार कर रहा है, लेकिन वो क्यों जा रहा है? क्योंकि बिहार में बिजनेस व्यापार करने का उपाय नहीं। बिहार में आप में से जितने यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं कोई नहीं बता पाएगा कि 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार के बैंकों ने, याद रखिए, बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, 26 लाख करोड़ रुपया ये बिहार के लोगों का पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया है। आप सोच रहे हैं कि कोई बाहर से आके 5,000 करोड़ रुपया लगा के फैक्ट्री लगा दे। यहां जो बिहार की गरीब जनता है, जो आप और हम बैंकों में पैसा रखते हैं, और बैंक की ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि जो पैसा बैंक में रखा जाता है उसका 70% पैसा बैंक को, समाज को वापस कर्ज के तौर पर, लोन के तौर पर देना है, ताकि आप घर बना सकें, मोटरसाइकिल खरीद सकें, रोजी रोजगार कर सकें, बिजनेस धंधा कर सकें, अपने खेत में पंपिंग सेट लगा सकें। लेकिन बैंक यहां क्या कर रहे हैं? पिछले 30-35 वर्ष से बैंकों ने यहां पैसा लोन पर देने का जो रेशियो रखा है वो 40% है। इसको कहते हैं सीडी रेशियो। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आंकड़ा जारी करता है हर महीने। देश के स्तर पर देश के वित्त मंत्री के नेतृत्व में कमेटी है जो देखती है कि लोगों ने जो बैंकों में पैसा दिया, कितना पैसा बैंकों ने ऋण के तौर पर वापस दिया। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह कमेटी चलती है। लेकिन जैसे बिहार में शिक्षक, डॉक्टर, बीडीओ, सीओ, डीएम, पुलिस नहीं मुख्यमंत्री सरकार का बात मान रहा है, वैसे बैंक वाला भी बात नहीं मान रहा है। तो उसको लोन देना है 70% और दे रहा है 40%। अब आप कहिएगा भाई इतना पैसा गया कहाँ? ये पैसा गया गुजरात, ये पैसा गया आंध्र प्रदेश, ये पैसा गया तमिलनाडु, ये पैसा गया तेलंगाना, ये पैसा गया केरल, क्योंकि उन राज्यों में सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। आंध्र प्रदेश में अगर 100 रुपया लोगों ने बैंक में जमा किया तो आंध्र प्रदेश के बैंकों ने 105 रुपया कर्ज दिया, और बिहार में हमने 100 रुपया जमा किया तो हमको 40 रुपया मिला। इसका असर क्या हो रहा है? यहाँ आप जितने लोग आए हैं, आप गाड़ी से आए होंगे, कोई मोटरसाइकिल से आया होगा। अगर आपको गाड़ी और मोटरसाइकिल का फिनांस न हो तो 100 में 80 आदमी गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाएगा, है कि नहीं? नहीं खरीद पाइएगा। सब आदमी अपना गाड़ी फिनांस कराया है। ये पूंजी की, कैपिटल की पावर है। पहले लोग गांव देहात में घर कैसे बनाता था? एगो कमरा बनाया, फिर 2 बरिस चावल गेहूं बेचा, फिर एगो कमरा बनाया।
अब आप घर कैसे बनाते हैं? बैंक से आपको 20 लाख रुपया लोन लिए, घर बना लिए, फिर उसका EMI भर रहे हैं। तो अगर ये पूंजी की व्यवस्था होती तो आप अंदाजा लगाइए 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार में लगता तो कितने ज्यादा लोगों ने 2 कमरे के बजाय 4 कमरे का घर बनाया होता, कितने लोगों ने अपने खेत की व्यवस्था बेहतर बना ली होती, कितने लोगों ने नया रोजी रोजगार किया होता। तो दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम लोगों का आकलन है कि अगर 6 महीना में सिर्फ CD रेशियो को 70% कर दिया जाए तो उसी से मजबूरी में जो लोग गए हैं बाहर मजदूरी करने, वो सब लोग वापस आ सकते हैं। हम आपको इसका एक और क्रूड एग्जाम्पल देंगे, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप गया में रहते हैं, आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप सोच रहे हैं कि हम एक सैलून खोल लें तो हमारा घर परिवार चलने लगेगा। आपको किसी ने बताया सैलून खोलना है 1 लाख रुपया लगेगा, तो आप कहिएगा 20,000 रुपया है, बैंक वाला से 80,000 रुपया लोन लेंगे, बात बन जाएगी। बैंक में गए, अगर आप महाराष्ट्र में होते बैंक से लोन मिल जाता, बिहार में लोन नहीं मिला, तो अब आप 20,000 रुपया का क्या कीजिएगा? 5,000 रुपया आपका खर्चा होगा उस दलाल को देने में, जो कि बॉम्बे के किसी सैलून में आपको नौकरी दिलाने का वादा करेगा। 2-4 हजार रुपया ट्रेन का टिकट में लगेगा। फिर बॉम्बे जाइएगा, जो पैसा बचाए हैं 10,000 रुपया खोली का किराया और एडवांस दीजिएगा, वो 20,000 रुपया पूंजी भी गया। आप जो यहाँ पर छोटा मोटा रोजगार कर सकते थे, वो रोजगार करना बंद करके बॉम्बे में जाकर मजदूर बन गए। अगर उसी आदमी को यहाँ सुविधा होती लोन की, तो बॉम्बे में बाल नहीं काटता, यहाँ पर एक सैलून चलाता, 5 आदमी को रोजगार देता। ये इसका असर है। अब आप कहिएगा ये आप ही को ज्ञान है। बिहार में भैया आज तक CD रेशियो पर बात करते हुए आपने ना मुख्यमंत्री को सुना होगा, ना यहाँ का वित्त मंत्री सुनता है, कभी बोला है, ना यहाँ का पत्रकार पूछता है, ना जनता पूछती है। आपने रघुराम राजन का नाम सुना होगा, इस देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, RBI के गवर्नर थे, लेकिन आपने प्राची मिश्रा का नाम नहीं सुना होगा। प्राची मिश्रा जितने बड़े इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन हैं, करीब करीब उतने ही बड़ी इकोनॉमिस्ट प्राची मिश्रा है, IMF में है। यही बिहार पटना की लड़की है, आप नहीं जानते। दुनिया भर से 200 से ज्यादा ऐसे बिहार के लोगों को हमने इकट्ठा किया है जो अपने अपने क्षेत्र के महारत हासिल करने वाले हैं। और हर आदमी कह रहा है कि ना भैया बिहार में आप प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सब आदमी लगकर हम गांव में चल रहे हैं, लेकिन बॉम्बे में, दिल्ली में, हर जगह, अमेरिका में जो लड़के बिहार के हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ की चीज को सुधारा जा सकता है। तो मेरा अंत में आपसे अनुरोध यही है कि बुद्धिजीवी बनकर कमरे में बैठकर सवाल करते रहने से नहीं होगा। वो तो कर लिए 20-30 साल, एक बार उठिए और अपनी भूमिका अदा कीजिए। बहुत लोग ये सोचता है हम तो पैसा वाला है, हमारा लड़का तो बंगलोर में पढ़ रहा है, हमरा क्या दिक्कत है, हमरा तो ठीक है चल रहा है। तो मेरे भाई जितना पैसा वाले लोग हैं, अगर ये जहाज डूब रहा है तो आप भी बचने वाले नहीं हैं। हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहे हैं। अभी 1 घंटा आप यहाँ आए हैं, सोच रहे हैं कई गो रोगी छूट गया, दुकान में बिक्री कम हो गया। जो गरीब का बच्चा गया है बाहर, वो जब बूढ़ा हो जाएगा, शरीर थक जाएगा, तो वापस बिहार में आएगा। लेकिन जो पैसे वाले के लड़के बाहर गए, अब आप यहाँ कितनों घर बनवाए हैं, इसमें बेटा रहेगा, इसमें बहू रहेगी, ये हमारा बैठका होगा, ये हमारा लिविंग रूम रहेगा, वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। हमारे बाबूजी जीवन भर में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए, बड़ा बड़ा घर बनवाए हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, बहुत गरीब थे, तो बाबूजी हमारे बहुत जो पैसा कमाए, डॉक्टर बन के घर बड़ा बड़ा बनवाए। 16 को इसमें बेडरूम है। आज उसमें दिया जलाने वाला भी कोई आदमी नहीं है। हमारे पास जितना भी साधन व्यवस्था है,
हम अपने लड़का को इतना कहते हैं भाई एक बार तो आओ बिहार में, कहते ना भाई वहाँ अच्छा नहीं लगता है, कहाँ जाएंगे वहाँ पटना में एकदम ठीक नहीं लगता है। तो जो पैसे वाले लोग हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो धन अर्जित कर रहे हैं, इस बिहार को के सुधार में कुछ उसमें लगाइए, अपना पैसा नहीं कम से कम बुद्धि लगाइए, समय लगाइए, न तो बच्चा आपका भी आने वाला नहीं है, कोई नहीं लौटेगा। फिर बुढ़ापा में आपको या तो बंगलोर या दिल्ली में जाके इलाज करा, फिर जीवन बीतेगा, ना तो यही रहिएगा, कहिएगा बेटा आइए नहीं रहा, पैसे टाइम पर देखकर काम चलेगा। तो आपकी भी ये जिम्मेवारी है। ये मत समझिए कि जो नीचे मर रहा है हम तो इससे आगे बढ़ जाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं होगा। जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है, इस धरती का कर्ज है, आप इस धरती पर पैदा हुए हैं, तो प्रयास आप करें या हम करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, किसी न किसी बिहार के आदमी को ही करना पड़ेगा। तमिलनाडु से आकर आदमी बिहार सुधारने नहीं आएगा। इसी बात के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। अभी गया में हम लोगों ने प्रयास थोड़ा बहुत शुरू किया है, आने वाले 4-5 महीनों में बहुत बड़ा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे दूसरे जिलों में थोड़ा इसका प्रभाव प्रचार प्रसार बढ़ा है, यहाँ भी बढ़े। लेकिन वो तब संभव है कि थोड़ा थोड़ा आप भी कंधा लगाइए। ये खाली प्रशांत किशोर के चिल्लाने से नहीं होगा, हम तो कर ही रहे हैं, सब कुछ अपना दांव पर लगाए हैं। आपकी भी जिम्मेवारी है समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और उन लोगों के प्रति जो आपके इतना फॉर्चुनेट नहीं है, पीछे छूट गए हैं, उनके बच्चे भी आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली ना दे, इसका जिम्मा आपका भी है। इसलिए इस अभियान से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।